बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपने प्रीवियस क्लासेस में न्यूटन थर्ड लॉ को पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ की दो डिफरेंट फॉर्म डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। The force exerted by two particles I and J on each other are equal and opposite in direction. फर्ज करो ये दो पार्टिकल्स हैं, इसका नाम I है और इस पार्टिकल का नाम J है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो फोर्स J I पे लगा रहा है या जो I J पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और ये नेगेटिव साइन शो करती है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। फोर्सेस एक्सर्टेड बाय टू पार्टिकल्स I एंड J आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक तो जो दोनों पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हैं, साथ में हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ में, एंड मस्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। और दोनों पार्टिकल को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों फोर्सेस उसी लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं। इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर फोर्सेस इन पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइंस के ऊपर ही लाई कर रही हैं, तो ये वाली फोर्सेस बॉडी के अंदर कोई भी टार्क जनरेट नहीं करेंगी, इनका मूवमेंट आर्म जीरो होगा। अब हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस ऐसा पॉइंट होता है जिस पे होल मैस ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। ऐसा पॉइंट जिस पर महसूस होता है कि बॉडी का सारा मैस इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मैस का नाम देते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मैस के पोजीशन वेक्टर को फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ये वाला। फर्ज करो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 सो ऑन n पार्टिकल्स हैं। तो आपने सेंटर ऑफ मैस का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करना है? पहले पार्टिकल का मैस इंटू पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरे पार्टिकल का मैस इंटू दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एंड सो ऑन इंटू nth पार्टिकल का प्लस nth पार्टिकल का मैस इंटू nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल द मैसेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो हर पार्टिकल को उसके पोजीशन वेक्टर, हर पार्टिकल के मैस को उसके पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सब प्रोडक्ट का सम कर देंगे और नीचे टोटल मैस पे डिवाइड कर देंगे, तो ये सेंटर ऑफ मैस का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब हम ये जो सम है समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इन सब का हम कॉमन नेम रख देते हैं I। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा mi ri वेक्टर ओवर, इसको हम करेंगे सिग्मा mi। अब क्योंकि सब पार्टिकल का जो मैस है वो बॉडी के टोटल मैस के बराबर होगा, तो इस सारे सम को हम कैपिटल M लिख सकते हैं। तो इसका मतलब किसी भी पार्टिकल के सेंटर ऑफ मैस को फाइंड करने का फार्मूला बना 1/m सिग्मा mi ri वेक्टर। अगर हमारे पास कंटिन्यूस मैस डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये जो सम है इसको हम इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो फिर हम सेंटर ऑफ मैस के पोजीशन वेक्टर का फार्मूला लिखेंगे 1/m, सम की जगह पे आ जाएगा इंटीग्रल r वेक्टर इंटू dm। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम सेंटर ऑफ मैस को फाइंड करते हैं। तो फर्ज करो ये हमारे पास एक रॉड है जिसमें मैस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पार्टिकल के मैस अलग अलग पड़े हों और एक दूसरे से ना जुड़े हों तो उनको हम डिस्क्रीट वे में कंसीडर करेंगे, तो फिर हम ये समेशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल्स का मैस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम इंटीग्रल समेशन की जगह पे इंटीग्रल को यूज करेंगे। तो आप फर्ज करो ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ l है और इसका हमने सेंटर ऑफ मैस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे थोड़ा सा मैस कंसीडर करो जो है dm। यहां पर थोड़ा सा मैस हमने कंसीडर किया dm, और इसका जो यहां पे डिस्टेंस है
वो है सपोज dx के बराबर, या इसकी जो लेंथ है वो dx के बराबर है, और ये फर्ज करो हमारा ओरिजिन है, तो इस dm मैस का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है x, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है l। तो हमने ओरिजिन से सेंटर ऑफ मैस का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। तो यहाँ पर आप देखें कि जो लेंथ है वो वेरी कर रही है 0 से लेके l तक, तो इसकी लिमिट्स बन गई 0 to l। ये जो थोड़ा सा मैस है ये है dm, और इस मैस का जो डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर जो r है वो है x। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 to l x इंटू dm, और नीचे टोटल मैस होगा 0 to l लेंथ dm, इंटीग्रल dm। अब अगर लीनियर मैस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लीनियर मैस डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर दे लैम्डा से, ये लैम्डा बराबर है मैस पर यूनिट लेंथ के, तो फिर हम dm की जगह हम लिख सकते हैं, ये लैम्डा हमारे पास है dm ओवर dx, मैस पर यूनिट लेंथ। तो फिर dm बराबर होगा लैम्डा dx के इक्वल। तो हम dm की जगह पे लैम्डा dx लिख देंगे, तो फिर ये हमारे पास इसी तरह यहां भी dm की जगह लैम्डा dx, लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, इधर भी लैम्डा बाहर आ जाएगा, और ये लैम्डा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब इधर रह गया हमारे पास x dx, अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगी x स्क्वायर ओवर 2, और इसकी लिमिट्स होंगी 0 to l। और इसी तरह ये dx है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x, और इसकी लिमिट्स होंगी 0 to l। तो अगर हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे ये बनेगा l स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे ये आएगा l माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा 0। तो ये आपके पास बनेगा l स्क्वायर ओवर 2 ओवर l, यहाँ पर एक लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मैस आ जाएगा l ओवर 2। यानी अगर ये रॉड यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मैस होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करेगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एन आर्बिट्ररी ओरिजिन, ये बराबर होता है m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओवर i m i स्क्वायर r i स्क्वायर माइनस 1/2 समेशन ओवर i एंड j m i m j इंटू r i j का स्क्वायर। यहाँ पर जो m है वो बॉडी का टोटल मैस है, कैपिटल R सेंटर ऑफ मैस का पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पे आर आई हर पार्टिकल ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, और यहाँ पर आर आई जे आई और जे पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस है या वेक्टर है। तो अब हमने इसको साबित करना है। तो हमने पढ़ा है एज सेंटर ऑफ मैस को पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर m सिग्मा m i r i एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर m सिग्मा m j r j वेक्टर। तो हम समेशन ith पार्टिकल के लिहाज से भी कर सकते हैं और jth पार्टिकल के लिहाज से भी कर सकते हैं। तो ये जो m है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा m r वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा m i r i वेक्टर समेशन ओवर i, एंड ये हमारे पास आ जाएगा m r वेक्टर इज इक्वल टू समेशन m j r j वेक्टर। अब हम इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं m r वेक्टर डॉट m r वेक्टर। हमने इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो इधर हमारे पास आ जाएगा समेशन m i r i वेक्टर डॉट समेशन m j r j वेक्टर। अब इधर m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, और r वेक्टर डॉट r वेक्टर ये बनेगा r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हमारे पास आ जाएगा
समेशन ओवर आई एंड जे, ith के लिहाज से भी समेशन और jth के लिहाज से भी। पहले हमने i के लिहाज से पार्टिकल सबका सम करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका j के लिहाज से सम करना है। तो ये आएगा mi mj, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ri वेक्टर डॉट rj वेक्टर। rj वेक्टर। अब हम ri वेक्टर डॉट rj वेक्टर को फाइंड करते हैं। तो फर्ज करो ये हमारे पास पार्टिकल है ith पार्टिकल जिसका मैथ था mi, और ये फर्ज करो jth पार्टिकल है जिसका मैथ था mj। तो ये हमारा ओरिजिन है। तो यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर बनेगा ओरिजिन से, ये बनेगा rj। इसी तरह यहां से लेके यहां तक जो वेक्टर बनेगा फ्रॉम द ओरिजिन, ये बनेगा ri। तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये बनेगा rij वेक्टर। अब यहां पे आप देखो ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल रूल से ऐड हो रहे हैं, तो और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहां से रिजल्ट निकलता है rij वेक्टर इज इक्वल टू rij प्लस rj इज इक्वल टू ri। तो ये rj उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा ri वेक्टर माइनस rj वेक्टर। अब हम इस rij का डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसी के साथ rij डॉट rij। तो इधर इसकी वैल्यू लिखो, ri वेक्टर माइनस rj वेक्टर डॉट ri वेक्टर माइनस rj वेक्टर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ri डॉट ri, ये बनेगा ri का स्क्वायर माइनस ये बनेगा ri डॉट rj। फिर पहले हमने इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, फिर माइनस rj डॉट ri वेक्टर। अब हमने इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गई, r वेक्टर rj वेक्टर डॉट rj वेक्टर। तो ये बनेगा rj का स्क्वायर। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो rij और rji ये दोनों बराबर होते हैं, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया ri का स्क्वायर प्लस rj का स्क्वायर माइनस 2ri वेक्टर डॉट rj वेक्टर। तो ये हमें वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास इधर rij ये बन जाएगा rij के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए थी यहां पर ri वेक्टर डॉट rj वेक्टर की। तो ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ri वेक्टर डॉट rj वेक्टर इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो गया और ये उधर जाके माइनस हो गया और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 1/2 ri स्क्वायर प्लस rj का स्क्वायर माइनस rij का स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ri डॉट rj की, ये हम यहां पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ओवर i एंड j mi mj इनटू, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2, हम शुरू में लिख देते हैं 1/2। ये बन गया हमारे पास ri का स्क्वायर प्लस rj का स्क्वायर माइनस rij का स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 समेशन mi mj ri का स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन mi mj rj का स्क्वायर माइनस 1/2 समेशन
एम आई एम जे और आर आई जे का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर हम जो आई और जे है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर आई और जे को आपस में इंटरचेंज करेंगे, आई की जगह जे और जे की जगह आई लिखेंगे, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम हो जाएंगी और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी। तो यहां पर अगर ये दोनों ऐड हो जाएं तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/2 समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर, एम जे भी आएगा, प्लस 1/2, इधर हमने आई और जे को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ये बना एम जे एम आई। यहां पर हमने आई और जे को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो हमने जे की जगह आई लिख दिया, ये बन गया एम जे एम आई और आर आई। तो ये हमारे पास टर्म बन गई एम जे एम आई आर आई का स्क्वायर। ये वाली टर्म वैसे ही आ गई और ये टर्म भी वैसी लिख दी हमने। अब क्योंकि ये दोनों टर्म सेम हैं तो यहां पर हमारे पास 1/2, ये रिजल्ट आ गया 1/2 एम आई का स्क्वायर आर आई का स्क्वायर माइनस 1/2 सिग्मा एम आई एम जे और आर आई जे का स्क्वायर, जो कि हमने प्रूव करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।